ये जो आपका मैं कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, ये 11th क्लास मैथमेटिक्स का कोर्स है। और आपको कंटेंट जो मिलेगा बहुत ही छोटी छोटी वीडियो में मिलेगा, और आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास में सेट्स। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि आप सब लोग 10th पास करके इस समय 11th में आए, तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने बहुत ही मेहनत की होगी, इसलिए ही आप अच्छे से 10th को पास कर पाए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ 10th की मैथ्स में और 11th की मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ 10th आप एक बार क्वेश्चन करके उसको ढंग से कर पाते हैं, यहाँ पे आपको 11th में चीज़ें और एक्सटेंड हो जाती हैं और आपको उन्हें अच्छे से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, और आपको मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा और आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो हम सेट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो ये इंट्रोडक्शन है, हर चीज़ के लिए पहली बात तो याद रखना, मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा उसके वर्ड जो लिखा है उसके बारे में बताऊँगा, और उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है विवेक लखनपाल। माय नेम इज़ विवेक लखनपाल। आई एम मास्टर इन मैथमेटिक्स। अब फ़िलहाल हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपसे सेट्स के इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। तो आपने सेट्स वर्ड डेली लाइफ में भी बहुत बार सुना होगा, और याद रखना किसी भी चीज़ को हम डेली लाइफ में कनेक्ट कर पाते हैं तो हम अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं। और अगर जो मैं आपसे बात करूँ कि मैथमेटिक्स की, पता है आपको मैथमेटिक्स जो है हर एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस है। अगर हम उसको कनेक्ट करते चलेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर किसी को लगता है कि मैं मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म और ये चैनल बिल्कुल ठीक है। आप एक बार यहाँ आइए, और अगर जो आपका कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझको डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो आपने कभी सुना होगा टेलीविज़न सेट, सुना है ना आपको टेलीविज़न सेट। ऐसे ही गर्ल्स के लिए आपको बता देता हूँ मैं, आपने सुना होगा ज्वेलरी सेट। तो ये जो टेलीविज़न सेट बोला हमने और ये ज्वेलरी सेट बोला हमने, ऐसा ही क्यों बोला? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सेट्स में क्या, हमने टेलीविज़न सेट, जब आप टेलीविज़न खरीदने जाते हैं तो आपको अकेला टेलीविज़न नहीं मिलता है, मॉनिटर या स्क्रीन नहीं मिलती, उसके साथ आपको मिलेगा एक क्या, आपको एक मिलेगा रिमोट मिलेगा, आपको बहुत सारी एसेसरीज़ आपको मिल जाएंगी उसके साथ। ऐसी ज्वेलरी सेट लेने जाएंगे आप, आपको एक नेकलेस मिलेगा, ईयर रिंग्स मिलेगी, नोज पिन मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ समझ गए कि जो टीवी सेट्स है, जो ज्वेलरी सेट्स है, यानी कि इसके अंदर ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ में आया आपको? ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ज्वेलरी में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, टेलीविज़न में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने के मिलेंगे, रिमोट, मॉनिटर, लीड, पोर्टेबल केबल, तो आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सेट्स है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं मेनली। समझ गए आप? लेकिन ना यहाँ पर आपने सेट्स की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैं सेट्स की डेफिनेशन बताता हूँ। तो आप जैसे ही सेट्स की डेफिनेशन पाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? सेल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये तो बताया मैंने आपको, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, हम इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तो अच्छा, अगर जो मैं आपसे, पता है जब सेट्स की डेफिनेशन बनी तो आप पढ़ेंगे बुक में भी, बहुत इसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट हुआ कि भाई ये वेल डिफाइंड क्या है, आप हमें समझाइए। तो मैं आपको समझाता हूँ वेल डिफाइंड वर्ड क्या है। फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना बहुत है जितना आप समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई भी चीज़, कि मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के बारे में बताओ। अब जैसे मैंने बेस्ट क्रिकेट प्लेयर पूछा तो सब ने बोला महेंद्र सिंह धोनी, किसी ने बोला विराट कोहली, किसी ने बोला सौरव गांगुली, किसी ने बोला युवराज सिंह, किसी ने बोला सहवाग। अब जैसे ही यहाँ पर हम आपको रैंडमली अलग अलग आंसर आने मिल गए,
तो ऐसे हम 4 लोगों को अगर बैठा दें, उनसे उनका बेस्ट क्रिकेट प्लेयर पूछें तो शायद उनमें लड़ाई हो जाएगी ना, कि भाई ये अच्छा, भी ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये अच्छा है। ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ अगर बेस्ट एक्टर, तो जैसे मैं बेस्ट एक्टर की बात करता हूँ तो कुछ वरुण धवन, कुछ अक्षय कुमार, तो बहुत सारे आप एक्टर के नाम बता सकते हैं, कुछ राजकुमार राव, इतने सारे, कुछ सलमान खान। तो यहाँ पर डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। तो मैं ये आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर जो सीधा सीधा पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल होते हैं, तो आप बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होते हैं। या मैं आपसे बोलने लगूँ इंडियन रिवर्स कितनी होती हैं, मैंने आपसे अगर बोला कि इंडियन रिवर्स कितनी होती हैं, क्या बोला मैंने आपसे? मैंने अगर आपसे बोला कि इंडियन रिवर्स कितनी होती हैं, तो आप मुझे क्या बताएंगे? बताइए, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इंडियन रिवर्स कितनी होती हैं, तो आप मुझको क्या बताएंगे इंडियन रिवर्स के बारे में? मैं आपसे रिवर्स पूछता हूँ कि इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, तो आप सारी की सारी इंडिया की रिवर्स गिना देंगे मुझको। तो आपने एक बात नोटिस करी, मैंने आपको यहाँ नोटिस ये करवाया कि जैसे ही मैंने आपसे बेस्ट प्लेयर पूछा, वहाँ पर डिस्प्यूट पैदा हो गया, हुआ डिस्प्यूट, ओरिजिनेट हो गया डिस्प्यूट। और जैसे ही मैंने आपसे पूछा वोवेल, तो आपने तुरंत बताया ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके पास वोवेल हो गए। तो यहाँ पर क्या आपका जो यहाँ पर और यहाँ पे आंसर आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू वाले में आंसर आपके चेंज नहीं हुए। यानी कि हम कह सकते हैं एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएँ, उनका कलेक्शन अगर हम लेंगे, वही क्या है, एक सेट है। कोई प्रॉब्लम? जैसे इसने पहले कहा, एग्जाम्पल देखते हैं हम, कलेक्शन ऑफ, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल्स आप कौन से लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे ही आपसे बोला कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स इज अ सेट। तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 चलते जाएंगे, है नहीं, लास्ट तक। अब इसमें कोई आपको बता सकता है कि भाई नहीं, इसमें लड़ाई हो सकती है क्या? ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर 2 है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ऐसी। अब लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर्स इन योर स्कूल इज़ नॉट अ सेट, क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें अगर मैं गुड टीचर्स की बात करता हूँ तो हर एक में अलग अलग क्वालिटी होती है और हर एक बच्चे को कोई भी टीचर अच्छा लग सकता है। अगर आप 2 फ्रेंड हैं, आप दोनों फ्रेंड में ही आप पूछ लेना एक दूसरे से कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है, तो आप दोनों में ही डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो अब मैं आपको इतना भी समझा देता हूँ, जैसे ही मैंने मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर पूछा, तो विराट कोहली भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, विराट कोहली की भी। ऐसी टीम में और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा एक अलग, कुछ लोग रोहित शर्मा को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग विराट कोहली को। तो हम ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है जिसको हम अच्छे से बता पाएँ। तो इसलिए हम सेट में केवल वही लेते हैं जो हमसे अच्छे से डिफाइन हो जाए। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इतना आपको समझ में आता है? अगर आपको इतना समझ में आता है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे ही हमने सेट के बारे में बात करा, तो आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ पाएँ इसके अंदर, तो आपको पहले लिखा दिख रहा होगा इसके अंदर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो जे से आप जितने भी मंथ हैं उनको आप लिख सकते हैं, या ऐसा तो नहीं कि कोई अलग अलग आंसर देगा इसके, हम लिख सकते हैं जनवरी, जुलाई, लिख सकते हैं ना आप, ऐसे करके सारे आप लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट सेट है या नहीं है? तो फर्स्ट सेट है। सेकंड की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, दिस इज़ नॉट अ सेट। फिर से यहाँ एक टैलेंटेड वर्ड आ गया, तो टैलेंटेड एक क्वालिटी आ गई। और जहाँ आपको मैंने ये बताया क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है सबकी, तो किसी को कोई राइटर पसंद हो सकता है, किसी को कोई राइटर पसंद हो सकता है। तो सेकंड क्या सेट होगा? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बताओ ये सेट होगा? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूछे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया किसी को कोई भी अच्छा लग सकता है और किसी की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है, तो ये भी एक सेट नहीं है। फोर्थ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ अ सेट और नॉट? यस, वेरी गुड, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि क्लास के सारे लड़के आप एक सेट में इकट्ठा कर सकते हैं।
ऐसा तो नहीं वहाँ आप डिस्प्यूट पैदा हो जाएगी, नहीं भी ये तो लड़का आपको जो है आप पूरी क्लास में सेट कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 99, तो ये भी सेट है। 6 देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी एक सेट बन सकता है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं आप उनको लिख सकते हैं। लास्ट और देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो आप लिख सकते हैं। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, तो कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये एक सेट बन सकता है ना। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे इसके आगे। इतना आपको समझ में आता है? ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को ध्यान से समझते रहें, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। और हम छोटी छोटी वीडियो डालेंगे। पहले ये फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, फर्स्ट वीडियो है, मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाने का 8 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखते हैं, आपने ये साइन तो ज़रूर बना हुआ देखा होगा, एप्सिलॉन, इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। अब लेकिन कुछ बोल रहे होंगे, इस देखते एकदम से सबके दिमाग में आया होगा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा आया होगा ना। ऐसा क्यों बोला हमने? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपसे बोला कि आपके घर के जो मेंबर हैं उनके बारे में, उनके नाम क्या हैं, तो आप बता दोगे राम, गीता, श्याम। आपके घर में मान लो 3 मेंबर हैं, मदर, फादर और एक चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या राम आपकी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे हाँ राम मेरी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं आपसे बोलूँ क्या गीता आपकी फैमिली से बिलोंग करती है, हाँ आप बोलोगे क्या गीता आपकी फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि आपके घर में रह रही है। श्याम आपकी फैमिली से बिलोंग करता है, हाँ श्याम आपकी फैमिली से, क्योंकि मैंने ये सेट जो बनाया है, मैंने यही सेट बनाया है कि आपकी फैमिली के मेंबर कितने हैं, तो आपने बताया मेरी फैमिली के मेंबर 3 हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो राम है वो आपकी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। और जो ये राम, गीता और श्याम हैं, हम इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं सेट के, इनको मेंबर भी बोल सकते हैं, और इनको सेट के ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। हम इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इसको, एलिमेंट हम पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ क्या राहुल आपकी फैमिली में बिलोंग करेगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि राहुल क्या आपकी फैमिली से बिलोंग करेगा, आप कहेंगे नहीं करेगा, तो हम कुछ नहीं करते, इस साइन को ऐसे काट देते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि आपकी फैमिली में आपने बताया 3 ही लोग हैं, राम, गीता और श्याम, लेकिन आपने बोला कि राहुल मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही मैंने अभी, याद हो तो मैंने आपको अभी एक ये लिखवाया था, मैंने आपसे लिखवाया था कि सेट ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल का सेट जो होता है वो मैंने आपको ये बताया था, याद हो तो, ए, ई, आई, ओ और यू। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर क्या ए वी में बिलोंग करता है, तुम कहोगे बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि ए वी के अंदर है, देख लीजिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या एम वी में बिलोंग करता है, तो आप कौन सा साइन बनाएंगे? ये हम इसको बोलते हैं एम डज नॉट बिलोंग टू वी। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है ये? रिप्रेजेंटेशन होता है, हम किसी भी चीज़ को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको समझ में आता है तो आप समझ गए बिलोंग्स टू का मतलब और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला आपके सामने क्वेश्चन है, ये एक सेट दिया हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से, आपको एक सेट दिया गया है यहाँ पे। क्या सेट है? अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, सेट है A = 1 2 3 4 5 6। इसमें लिखा गया इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो अगर आप देखो यहाँ पे पहला, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट थर्ड करा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए, फिर आप बता देंगे मुझे। फर्स्ट अगर हम देखें तो लिखा है 5, इसमें कौन सा साइन आएगा? क्या 5 ए में बिलोंग करता है? आप देखिए जल्दी से, 1 2 3 4 5 है 5 अंदर, हाँ है, तो यहाँ ये वाला साइन आएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 क्या ए में बिलोंग करता है? तो यहाँ कौन साइन आएगा? 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। वेरी गुड, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आपके कमेंट आने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें इसकी 0 की, 0 क्या ए में बिलोंग करता है? 0 क्या ए में है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 0 भी ए में बिलोंग नहीं करता, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू। इतना समझ में आता है आपको? वेरी गुड। अगर आपको इतना समझ में आता है तो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पर
कि किसी भी सेट को हम लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको वहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पता, मैथमेटिक्स में हम चीज़ों को लिखने का एक तरीका है हमारे पास। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूँ कि मैथमेटिक्स में हम जो सेट को डिनोट करेंगे वो हम डिनोट करेंगे एक कैपिटल लेटर से, जैसे ए, वी या एम। ठीक है, हम किसे डिनोट करेंगे, ए, वी या एम। और उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे होंगे हम उनको स्मॉल से डिनोट करेंगे, जैसे ए स्मॉल, ई स्मॉल, आई स्मॉल, ओ स्मॉल। अगर लेटर है अंदर वाले को स्मॉल से डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को, बाहर वाले को कैपिटल लेटर से। यानी कि जो हम किसी सेट को सिंबल देंगे वो कैपिटल देंगे और सेट के एलिमेंट्स को जो सिंबल देंगे वो स्मॉल लेटर्स में देंगे। इतना समझ में आता है आपको? ठीक है। और एक बात और, अब आप सोच रहे होंगे हर एक को स्मॉल में कैसे देंगे, लेकिन जैसे आपसे कोई पूछ ले कि रिवर ऑफ इंडिया, तो आप लिखेंगे गंगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यमुना आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो आपको कोई कहे नहीं लिख सकता, आप ऐसे लिख सकते हैं, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, कावेरी। आप ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं इंडिया की, आप उनके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन वो एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो आपको इतना समझ में आ गया है तो हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो फॉर्म होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। आपके पास कितनी फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो फॉर्म होती हैं। ठीक है जी, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी, पहली फॉर्म कौन सी होती है? रोस्टर और टेबुलर। तो सबसे पहले हम इन्हीं फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। पहली फॉर्म तो बहुत ईजी फॉर्म है लिखने की, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें कुछ नहीं करते, हमारे पास जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमास से, और उसमें ये साइन आपने देखा होगा ब्रेसेस, इसको लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। तो लिखेंगे कि कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6 और 8। आपको कुछ नहीं करना, इनके यहाँ ऐसे कॉमा लगाना है आपको और इसको इस ब्रेसेस में लिख देना। ये रोस्टर फॉर्म है, तो हमने एक टेबल फॉर्म में लिखा ना, इसलिए रोस्टर फॉर्म है। एक और बताता हूँ आपको, मैं आपसे बोला यहाँ पर कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या लिखेंगे? देखो हम अल्फ़ाबेट के सेट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? A, B, C, D। तो ये मैंने गलत लिख दिया। मैंने आपको क्यों लिखा गलत बताओ? आपको समझाने के लिए। क्यों मैंने बताया, आप ना कभी भी एलिमेंट जो लिखेंगे आपको उनको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो आपको ये लिखना था A, B, C, D, E, ऐसी Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं। शायद आपको सबको पता होगा कि Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं। ये समझ में आता है आपको अच्छे से? ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म यही होती है। एक एग्जांपल और पढ़ते हैं सेट ऑफ वोवेल्स। तो सेट ऑफ वोवेल्स को अगर मैं वी से डिनोट कर दूं, कैपिटल वी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? A, E, I, O, U। लगता है आपको सेशन समझ में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सेट ऑफ वोवेल क्या हुआ? A, E, I, O, U। इतना समझ में आता है आपको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में अब आप किसी को भी लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, क्या लिखा है? द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो A, E, I, O, U। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इसने A, E, I, O, U के बीच में कॉमा लगाया और ब्रेसेस लगा दिए। इलस्ट्रेशन 2, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कैन बी डिस्क्राइब। तो मैंने आपको बताया था इवन नेचुरल नंबर बहुत ईजी है, 2, 4, 6। उसने ये नहीं बोला लेस देन, मोर देन। तो आपको इस तरीके से एंड सो ऑन चलना है और ये बंद कर देना है। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। इतना समझ में आया आपको? ठीक, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले इसमें सबसे पहली बात तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पढ़ा होगा, आपको टीचर ने भी बताया होगा, किसी ने, आपने कभी तक पढ़ लिया होगा चैप्टर, आपने पढ़ा होगा कि सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं
एक तो मैंने अभी आपको बताया दो चीज़ें, एक तो सेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कोई सेट लिखा मैंने 1 2 3 3, एक ये है और एक आपको मैंने सेट लिखा 1 2 3, एक ये है। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। एलिमेंट की रिपीटिशन और एलिमेंट का ऑर्डर कोई सेट पे इफेक्ट नहीं डालता। ऑर्डर मतलब मैं इसको पलट कर लिख दूंगा जो 3 2 1, तो भी कोई डिफरेंस इनमें नहीं है। तो ये नोट इंपॉर्टेंट याद रखना, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर रिटन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस। मैं AEIOU लिखूं या EAIOU लिखूं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। और रिपीटिशन भी कोई इफेक्ट नहीं डालता। किसी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 2, तो हमने 2 बार लिखा ना, तो उसको हम 1 2 3 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब भी कभी सेट लिखेंगे तो सेट में आप किसी भी चीज़ को रिपीट एलिमेंट को नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आ सेट ऑफ a letter in word स्कूल। आपको स्कूल के वर्ड का एक स्कूल एक वर्ड है, इसका लेटर का आपको सेट लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो सेट इस तरीके से लिखा जाएगा, ब्रेसेस बनाने पड़ेंगे आपको, और इसमें जो जो लेटर आ रहे हैं उसको आपको 1 टाइम लिखना है बस। SCHOL, कोई रिपीट हुआ? अगर जो आपको सिर्फ एक ही बार लिखना, तो ये एक परफेक्ट तरीका है किसी सेट को लिखने के लिए। तो आप इसको 2 बार ओ को ना लिख करके आप एक ही बार लिखिएगा, ठीक है। और लेकिन हाँ, कुछ बच्चे अगर ऐसे लिख जाएं कि पहले वो ओ लिख दें, एल बाद में लिख दें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल करेक्ट है। उसका ऑर्डर कभी भी चेंज आप कर सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ये नोट मैंने आपको बताया अभी, बिल्कुल हाँ मैंने आपको बताया, बिल्कुल दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। और किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसको रिपीट करके ना लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ऑर्डर उनका चेंज हो सकता है, यही मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। और आप एक बात याद रखिए, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे तो ही अच्छे से पढ़ पाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप विश्वास करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आज मैं उनका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका 5 स्टूडेंट का बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक की सोचने की टेक्निक और किसी भी चीज़ को क्रैक करने की टेक्निक अलग होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म जब देखते हैं ना बच्चे आपस में नकल करते हैं तो गलत कर देते हैं कि यार इसने ये लिखी, शायद मेरी गलत है, लेकिन नहीं, शायद आपने ठीक लिखी हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको ऊपर लिखा दिख रहा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप अभी ऊपर ध्यान ना दें, सिर्फ मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लिखवाता हूँ। बिल्कुल वही एग्जांपल लेके जो आपको हर बार लेता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं वोवेल का सेट लूँ तो मैं वोवेल के सेट को कैसे लिखूँगा, आप मुझे ये बताइए। किसी वोवेल के सेट को मैं अगर लिखना चाहूँ, किसी वोवेल सेट को मैं लिखूँगा ऐसे AEIOU। ये तो 5 वोवेल होते हैं, ये तो है। अब हम जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसके अंदर हम कुछ नहीं करते, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं। सिंपल तरीके से हम क्या लिखते हैं, आपको ये ब्रेसेस तो बनाने ज़रूरी है। हम इन जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हम इसमें लिखेंगे कि सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट है, सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट है। फिर इसके बाद या तो ये डॉट लिखते हैं हम, या ये साइन लगाते हैं। इन डॉट को बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। तो हमने ये साइन डॉट लगा दी, इसको बोल दिया हमने सच दैट। एक्स सच दैट क्या है? अब एक्स क्या है? एक्स इज अ वोवेल।
इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आगे आप लिख लेना, x इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया ना आपको? ठीक, एक चीज़ और समझाता हूँ, फिर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी डेफिनेशन बताऊँगा। मैंने एक सेट लिखा ई, इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 10, बस मैंने यहीं तक लिखा, इसको ज़्यादा आगे नहीं लिखा मैंने, इसको यहाँ तक लिखा। तो इसको मैं अगर जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसमें से लिखूँगा इन जनरल, x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 12 या फिर 11। ठीक है, लेस देन 12 भी लिख सकते हैं आप, 11 भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसी को ही मैं अलग तरीके से लिख के दिखाता हूँ। इसी को ही कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं इसको, जिनको थोड़ा इसके बारे में पता है, कुछ बच्चे इसके बारे में ऐसे लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा लिख के कि इसके बारे में और बच्चे थोड़ा सा कैसे लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है हमारे पास, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ x सच दैट, हमने बोला x सच दैट, अब कुछ बच्चों ने ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n। देखो ऐसा क्यों लिखा, आपको पता ही है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं, और यहाँ पर वो कॉमा लगा के लिखते हैं वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5। अब इतना लिखा बस 1 2 3 4 5, डॉट डॉट बिन लगा। क्यों? अब n की जगह 1 रखेगा तो 2, n की जगह 2 प्लेस करेंगे तो 4, n की जगह 3 प्लेस करेंगे तो 6, n की जगह 4 प्लेस करेंगे तो 8, n की जगह 5 प्लेस करेंगे तो 10। तो अगर जो कुछ बच्चों ने इसको ऐसे लिख दिया है तो वो भी ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा देखो मैं बताऊँ, ये थोड़ा हाई लेवल पे है। और किसी बच्चे ने लिख दिया है x इज एन इवन नंबर लेस देन 11, तो भी ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म की मेन डेफिनेशन नहीं बताई। सेट बिल्डर फॉर्म की जो मेन डेफिनेशन है वो ये होनी चाहिए कि हम इसको जो x इसके अंदर लिखते हैं, यानी कि जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म होल्ड्स अ कॉमन प्रॉपर्टी। याद रखना, आप कॉमन प्रॉपर्टी, आप ये हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है आपको। अगर जो एक भी एलिमेंट पे आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए RS अग्रवाल में, RD शर्मा में और NCERT में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप उन एग्जाम्पलों को एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं होता आपसे, फिर आप मुझको कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो हम आपको वो क्वेश्चन इस पे वीडियो में बता देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आप उसके लिए क्या क्या अप्रोच, और कई तरीके से कि क्या क्या अप्रोच आप उसके लिए कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था, फर्स्ट एक्सरसाइज तक। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा, पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पहले सेट्स का इंट्रो पढ़ा। इंट्रो के बाद हमने पढ़ा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म पढ़ी हमने, सेट के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इन सब के बाद अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है। इसलिए आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको सेट्स का मतलब भी समझाया था, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो सेट्स को आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। उन्होंने जब 1845 से 1918 इनकी वो है, इन्होंने तब इसको क्या करा था, इसको डिफाइन किया था, इसको डेवलप्ड किया था। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखना, उसके आगे लिखा है जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तब जाके डेवलप्ड हुआ सेट्स। अब आपने एक बात नोटिस करी कि मैथमेटिक्स एक दूसरे से कनेक्ट करती है, इसलिए आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। अगर आप ढंग से पढ़ पाते हैं, बिल्कुल ढंग से समझ पाते हैं, तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। और मैथ्स का यही है, आप 11th में हैं, 12th में हैं, 10th में, अगर आप पहले की चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, और आपने सुना भी होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा हुई है वो इंडिया में डेवलप्ड हुई है, आप नेट पर चाहे सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, हमें अच्छे से पढ़ना है।
और मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो सेट्स होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट कैप्टन की बात करें या बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो हमारे बीच लड़ाई हो सकती है, तो इसलिए हम उसको सेट में काउंट नहीं करते। और फिर मैंने आपको बताया था वोवेल की बात करें वो कभी चेंज नहीं होगा, आप किसी से भी पूछ लीजिए वोवेल AEI OU बताएगा, वो 4 बताता तो गलत बता रहा है और आप कुछ भी चीज़ जैसे कि आप इवन नंबर का सेट पूछेंगे, ऑड नंबर का सेट पूछेंगे, किसी से 3 के मल्टीपल का सेट पूछेंगे तो आपको सारे वो सेट बता देगा, ठीक है। फिर हमने बात करी थी इसके बाद कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है या बिलोंग्स टू का हमने सिंबल इसकी बात करी थी, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैंने बताया था कि जो एलिमेंट होता है उसको हम मेंबर भी बोलते हैं, तो अगर जो वो एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, उस सेट के अंदर है तो हम उसको बिलोंग से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के अंदर नहीं है तो उसको डज नॉट बिलोंग्स टू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें रोस्टर फॉर्म पढ़ी, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनको कोमास लगा के सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस लगा देते हैं दोनों तरफ, यानी कि करली ब्रैकेट। और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों तरफ ब्रेसेस तो लगाते हैं, हम इन जनरल लिखते हैं एक्स उसके अंदर, एक्स सच दैट, और फिर हम उस एक्स की प्रॉपर्टी जो हमको दिख रही होती है हम उसको उसमें डिफाइन करके लिख देते हैं। इतनी सी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। उसके लिए देखिए आप आपकी NCERT की बुक के फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 2 ही सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, इसका फर्स्ट पार्ट सिर्फ फर्स्ट कराऊंगा मैं, आप बाकी आप खुद करिए, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एंड -3, देखो x इज ग्रेटर देन, देखो इस साइन को कैसे पढ़ते हैं, देखो मैं समझाता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से कि इस साइन को पढ़ते कैसे हैं। देखिए ऐसे लिखा है इन्होंने, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 -3 ऐसे पढ़ेंगे इसको, और लेस देन 7। तो इसका मतलब पता है क्या, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इसको अब इसने कहा इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर आप देखना चाहो, आपको मैंने दोनों फॉर्म बताया वो पहचान पा रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, ऊपर वाली सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड, इसको हमें किस में लिखना है, बिल्कुल सही, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ए से सेट को देखो डिनोट कर रखा है कैपिटल लेटर से। अब हम इसके अंदर, अब ये मत कहना नंबर स्मॉल और ये ऐसे कुछ नहीं होता कि नंबर स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो -3 से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ -2, फिर यहाँ -1, फिर 0, फिर 0 आएगा, फिर 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद आएगा क्या, 0 के बाद आएगा हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लेकिन 7 नहीं आएगा। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, और इसको हम इस तरीके से ब्रेसेस में बंद कर देंगे। ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, कितना सिंपल था। सेकंड वाला लिखना है, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू ब्रेसेस बनाएंगे, और क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1, वेरी गुड वेरी गुड, 1, 2, 3, 4, 5, यही नंबर आएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं जो आपको शायद थोड़ा टिपिकल लगा हो, इसके लिए मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 3, 6, 9 और 12, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको लिखने का तरीका वही है, एक्स सच दैट क्या है, ये 3 के मल्टीपल लिखे हैं, तो आप इसको सिंपल सा लिख सकते हैं। 3 का टेबल तो है, शायद मुझे तो पता है 3 का टेबल है ये, शायद आपको भी दिख रहा होगा, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन लेस देन मतलब 3 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 15 से कम है, देख लो, लेस देन 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 15 से कम वाले मल्टीपल लिखे। ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, और n इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4, तब भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में। तो किसी चीज़ को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो सर थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको थर्ड करके दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जिससे आप अच्छे समझ में आए, बाकी आप खुद कर लेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है 5, 25, 125, 625। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, 5 स्क्वायर 5 की पावर 1, सॉरी 5 स्क्वायर 5 की पावर 3, 5 की पावर 4,
ये तो लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर, ये कौन सी फॉर्म है पहले बात तो आप मुझे बताइए। ये है आपके पास रोस्टर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए कितना सिंपल है, एक्स सच दैट एक्स की पावर एन। मैंने एन क्यों लिखा, अब मैंने एन क्यों लिखा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप ऐसे ना लिख के इसको और आसान तरीका लिखने का, इसको इससे भी आसान तरीके से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीका है इसको लिखने के लिए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर एन। कितना आसान तरीका आप देखो, वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, मतलब कोई टिपिकल है। अरे आपको दिख तो रहा है इसके अंदर कि 5 की पावर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, तो एन की जगह लिख सकते हैं 1 2 3 4, रख लो आप एक बार, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे लिखना, ये सिंपल तरीका लिखने का। हाँ, एन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे थोड़े से, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो आप लाइक करिए, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप जो भी है अपना रिएक्शन आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत में वीडियो बनता है और आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू।